मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें मेन जो हमारा जो ध्यान होता है वो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between residents of the country and rest of the world during a time period। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या बताता है कि इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, उसमें विजिबल आइटम्स भी हो सकते हैं। विजिबल आइटम्स मीन विच कैन बी सीन एंड टच, लाइक गुड्स में पेन भी आ सकता है, मोबाइल फोन भी आ सकता है, टेबल भी आ सकता है, चेयर भी आ सकता है, वॉच भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं विजिबल आइटम्स का भी एक्सपोर्ट हो सकता है और इंपोर्ट भी हो सकता है। जैसे हम चाइना से मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं और चाइना को कई चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसको हम विजिबल आइटम्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आते हैं। तो सेकंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है? इनविजिबल आइटम्स हो सकते हैं। इनविजिबल आइटम्स मीन सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच। फॉर एग्जांपल शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन एंड टच। नंबर थर्ड इज द यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल मीन वन साइडेड, जिसमें गिफ्ट आ सकते हैं, बाहर के देशों से रेमिटेंसेस आ सकते हैं, जो वन साइडेड होते हैं, जिसको यूनिलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल का मतलब है कि बाहर से कोई गिफ्ट आ रहा है या इंडिया से बाहर कुछ रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जिसके बदले में हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। यूनिलैटरल मीन वन साइडेड। एंड फोर्थ पॉइंट इज द कैपिटल ट्रांसफर्स। तो ये हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जैसे हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया को छोड़कर बाकी सारी कंट्री, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1 ईयर हो सकता है नॉर्मली। तो इसके बीच में जितने भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उनका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी कह सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ बीओपी मैंने आपको समझा दिया है। बीओपी इज ए अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो दैट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जो आपके देश के नागरिक हैं उनके बीच में ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मली 1 साल का हो सकता है, तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस refers to the transactions which involve transfer of title or ownership of goods, services। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में गुड्स भी हो सकते हैं, जिनको हम विजिबल आइटम्स कहते हैं। सर्विसेज मीन इनविजिबल आइटम्स, इनके ऊपर हमारा मेन ध्यान रहेगा। मनी एंड एसेट दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर नंबर 1 विजिबल आइटम्स और गुड्स। विजिबल आइटम्स को आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ रिटर्न में। तो विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम व्हिच कैन बी सीन एंड टच, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, पेन, टेबल एंड अदर्स। इनका एक्सपोर्ट भी होता है और इनका इंपोर्ट भी होता है। सेकंड पॉइंट जो आपके लिए हो सकता है, इनविजिबल आइटम इन सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स आर दोज आइटम व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच, फॉर एग्जांपल शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। Invisible item means services which cannot be seen and touched. And number third, unilateral transfers, और इसको आप unrequited transfers भी कह सकते हैं। unilateral का मतलब होता है one sided, जो आप किसी को जैसे गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में आप कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो उनको unilateral कहते हैं। Okay friend, unilateral transfer include gift, personal remittances। तो यूनिलैटरल में एक तो गिफ्ट आ जाते हैं, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन
जैसे कि आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो वन वे होता है, उसके बदले में आप कुछ लेने की इच्छा नहीं करते हैं। सिंस दिस ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट, तो इसमें कोई भी आप फ्यूचर में क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटल ट्रांसफर रेफर टू कैपिटल रिसीव्ड थ्रू सेल ऑफ एसेट्स और बोरिंग्स। तो कैपिटल रिसीव्ड एक टाइप से जो आपने पहले भी पढ़ी है, ठीक है, बजट वाले चैप्टर में भी, सेल ऑफ एसेट्स एंड बोरिंग्स एंड कैपिटल पेमेंट परचेज ऑफ एसेट्स, और कैपिटल पेमेंट अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे कैपिटल रिसीव्ड आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या होता है? जैसे स्टूडेंट, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, अगर आपने कॉमर्स है तो कॉमर्स में आपका अकाउंट्स होता है। तो अकाउंट जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, और अकाउंट्स में एक बेसिक रूल होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के दो होते हैं, साइड्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। वैसे ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि आप अकाउंट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Recording the transaction with the rest of the world, BOP account has two sides. BOP में भी आपकी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में डेबिट साइड यूज होती है वो होता है आउटफ्लो, ऑल आउटफ्लो यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिनके थ्रू आपका पैसा बाहर जाता है। जैसे आपने कोई मशीन ली और मशीन ली तो आपके देश का पैसा बाहर चला जाएगा, आउटफ्लो होगा। ऐसे ही रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, credit side, all inflow or sources of foreign exchange are recorded on the credit side. Inflow और sources कहाँ से किस किस के थ्रू पैसा आता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको क्रेडिट करा जाएगा, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर आपके देश से बाहर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो आपके ट्राई बैलेंस की तरह है। जैसे आप अकाउंट्स में बनाते हैं तो कभी कभी आप देखते थे कि वैसे तो ट्राई बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ट्राई बैलेंस की दोनों साइड इक्वल नहीं होते थे। तो वैसे जो आपका बीओपी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल। तो बीओपी कभी कभी इक्वल होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो जब इक्वल होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस बीओपी, जैसे नेम से क्लियर है, बैलेंस बीओपी का मतलब होता है कि जो आपकी रिसिप्ट्स हैं वो आपकी पेमेंट्स के इक्वल है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस का मतलब यह है कि आपकी रिसिप्ट्स मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। और डेफिसिट का मतलब होता है कमी, तो डेफिसिट का मतलब है अनफेवरेबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो आपकी रिसिप्ट्स जो है वो लेस देन पेमेंट है। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन सिचुएशन हो सकती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड नॉट टू बी ऑलवेज इक्वल, इट मींस बीओपी कैन बी बैलेंस बीओपी, जैसे भी मैंने आपको बताया, व्हेन रिसीव्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरप्लस मींस रिसीप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स। When receipts of foreign exchange are more than, ध्यान से देखें, more than payment of the foreign exchange। deficit का मतलब होता है कमी। When receipts of foreign exchange are less than payment of foreign exchange। तो BOP में तीन सिचुएशन हो सकती हैं। अब स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम BOT कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, और जो BOP है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। BOP is a broader concept and BOT is a narrow concept। नैरो कॉन्सेप्ट क्यों है? Why? BOT में हम सिर्फ विजिबल आइटम्स लेते हैं स्टूडेंट्स। विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट होगा और विजिबल आइटम्स का ही इंपोर्ट होगा, जबकि BOP में हम विजिबल भी लेते हैं और इनविजिबल आइटम्स भी लेते हैं। BOP में विजिबल का मतलब है गुड्स और इनविजिबल का मतलब है सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और गुड्स का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, और यू कैन से गुड्स। तो BOP बड़ा है क्योंकि उसमें आपका विजिबल भी आता है और इनविजिबल भी आता है। BOT में सिर्फ विजिबल आइटम्स आएंगे, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन एंड इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप। तो आपका ये दोनों ही गुड्स हैं, तो इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स लेंगे। तो BOT स्मॉलर कॉन्सेप्ट है।
बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो स्टूडेंट ध्यान देखें यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये विजिबल आइटम्स की बात कर रहा है सिर्फ, दैट इज द विजिबल आइटम्स। तो विजिबल आइटम्स का मतलब है आपका गुड्स, तो सिर्फ गुड्स को आपने देखना है। तो बीओटी का फॉर्मूला हो गया जिसके ऊपर बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर बीओटी में एक्सपोर्ट बड़े होते हैं तो वो फेवरेबल है, और अगर बीओटी में इंपोर्ट बड़ा हो जाता है तो वो अनफेवरेबल है, और अगर दोनों इक्वल है तो बैलेंस बीओटी हो जाता है। बीओटी इज आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, इसको आप बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कह सकते हैं। यहाँ पे नाम तो है ही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ विजिबल की बात हो रही है, और बैलेंस और इसको ट्रेड बैलेंस भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बैलेंस ऑन बीओटी, जो बीओटी है वो भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका इक्वल ही रहे, वो भी आपका डेफिशिट और सरप्लस हो सकता है, मतलब उसमें एक्सपोर्ट ज्यादा या कम हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो। नंबर 1 बैलेंस बीओटी when export of goods equal to import of goods, जब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होंगे तो वो बैलेंस होगा। सरप्लस मीन फेवरेबल when export of goods more than import of goods मीन फेवरेबल बीओटी, सरप्लस को आप फेवरेबल भी कह सकते हैं। डेफिशिट बीओटी मीन्स when export of goods less than import of goods means unfavorable बीओटी। तो जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं वो सरप्लस हो जाता है, जिस कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं वो डेफिशिट हो जाता है, जिसको हम अनफेवरेबल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंपोनेंट्स को हम ब्रॉडली कैटेगरीज में रख सकते हैं 3। एक तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रहता है उसको हम ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं, जो आरबीआई के पास रहता है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 3 ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सबसे पहली बात है कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में होता है जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज के कारण, उसके कारण जो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा एसेट्स का, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का, उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट अकाउंट होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। जो करंट अकाउंट है उसमें आपका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको हम ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि जो करंट अकाउंट होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस को चेंज नहीं करता है। Current account, it refers to an account which record all the transactions relating to export and import of goods and services, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से या तो पैसा आएगा डॉलर या डॉलर जाएगा। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन वन साइडेड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसके थ्रू जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आती है, जो आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, उसको हम करंट अकाउंट कह सकते हैं। दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें एसेट्स और जो लायबिलिटीज है उसके स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप ये कह सकते हैं ना तो एसेट बढ़ती है ना कम होती है, ना लायबिलिटीज बढ़ती है ना कम होती है। तो इस लाइन को हम दोबारा देख लेते हैं, विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस। इसका मतलब यह है कि ना तो एसेट बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना लायबिलिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, जो इनफ्लो होगा या जो आउटफ्लो होगा, उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको आप विजिबल आइटम्स कहते हैं,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको आप इनविजिबल कहते हैं, सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। तो मैंने उसको ज्यादा यहाँ रिटर्न में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम ही है, ऑलरेडी यू नो दैट सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल मतलब इनविजिबल, विच कैन नॉट बी सीन। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स विच कैन बी सीन, goods which can be seen and touched like mobile phone, laptop, table, fan. And third point is the unilateral transfers or unrequited transfer, जिसको मैं पहले से भी बता चुका हूँ। आप इसको करंट ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? करंट ट्रांसफर्स भी कह सकते हैं। तो आप इसको करंट ट्रांसफर्स का नाम भी दे सकते हैं, जो फ्री में होते हैं। यूनिलेटरल मीन वन साइडेड ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल, आपकी कुछ पर्सनल रेमिटेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपका ये पर्सनल रेमिटेंसेस है। तो ये जो इसके एग्जांपल्स होते हैं, गिफ्ट है, डोनेशंस है, पर्सनल रेमिटेंसेस है, जो वन साइडेड होते हैं स्टूडेंट्स। तो बीओटी रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम्स, तो हम शॉर्ट में बीओटी को ले रहे हैं। बीओटी जो है वो सिर्फ विजिबल आइटम्स को दिखाता है, और जो करंट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट की बात हो रही है, वो विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को लेते हैं। इसका मतलब करंट अकाउंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बीओटी। बीओटी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट है, और करंट अकाउंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो करंट अकाउंट है उसका अगर हम बैलेंस करने जाएं तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो इक्वल भी हो सकता है, और करंट अकाउंट पे अगर हम करने जाएं तो वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। क्रेडिट और पॉजिटिव आइटम्स देख लेते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, क्रेडिट आइटम्स उसको कहते हैं जो आपको पैसा आता है, और डेबिट और नेगेटिव आइटम्स उसको कहते हैं जहाँ से आपकी पेमेंट जाती है इंपोर्ट के लिए, और रिसीव्ड जहाँ से एक्सपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल रिसीव्ड्स। डेबिट आइटम्स होते हैं जिनके लिए पैसे जाता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल पेमेंट, यहाँ पे यूनिलैटरल जो है वो रिसीव्ड्स है। सरप्लस इन करंट अकाउंट कैसे हो सकता है? जब आपकी क्रेडिट आइटम जो है वो बड़ी है डेबिट आइटम से, यानी कि आपकी रिसीव्ट्स ज्यादा है। डेफिसिट इन करंट अकाउंट क्या है? जब आपकी क्रेडिट आइटम स्मॉलर देन द डेबिट आइटम्स, यानी कि आपकी पेमेंट ज्यादा है। और बैलेंस जो हमारे टॉपिक का नाम है, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट मीन क्रेडिट आइटम्स इक्वल टू द डेबिट आइटम्स, यानी कि पेमेंट और रिसीव्ट दोनों बराबर है। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम दोबारा ले रहे हैं। क्रेडिट आइटम्स टोटल किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जहां जहां से हमें पैसा आता है उनको जोड़ दीजिए, वो क्रेडिट आइटम्स हो जाएंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर, और जहां जहां से आपका पैसा जा रहा है उसको हम डेबिट आइटम्स कहते हैं, उनको जोड़ दीजिए। और थर्ड पॉइंट पे आपका आ जाएगा नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट कैसे निकालेंगे? जो क्रेडिट का टोटल है उसमें से डेबिट को माइनस कर दीजिए। क्रेडिट जो है वो आपका, ठीक है, उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे। क्रेडिट का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, और डेबिट का मतलब है कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। ओके स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जबकि हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि करंट अकाउंट जो होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, और जो कैपिटल अकाउंट है वो एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस पे इम्पैक्ट डालता है। या तो एसेट इससे बढ़ती है या कम होती है, या लायबिलिटीज बढ़ती हैं या कम होती है, क्योंकि इसके दो मेन है। वैसे तो तीन कंपोनेंट है, लेकिन दो मेन कंपोनेंट की बात हम करते हैं। बोरिंग्स, यानी कि हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को लोन दे भी सकते हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम लोन ले भी सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है और एक एफडीआई होती है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और थर्ड कंपोनेंट है ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। जो ऑफिशियल रिजर्व होते हैं उनको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो स्टूडेंट, हम कैपिटल अकाउंट के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस को चेंज कर देता है।
Capital account record receipts and payment of such transactions which cause an impact on asset and liability status of a country in relation to rest of the world. तो हम इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज हो जाता है, जैसे हम दूसरे देशों से लोन ले भी सकते हैं और दूसरे देशों को लोन दे भी सकते हैं, टू एंड फ्रॉम। अगर हम दूसरे देशों से लोन लेंगे, बोरिंग्स करेंगे, तो वो क्रेडिट आइटम्स होंगी क्योंकि आपके देश में पैसा आ रहा है, और अगर हम दूसरे देशों को लोन देंगे तो आपके देश से पैसा जा रहा है, वो डेबिट आइटम्स है क्योंकि आपके देश से पैसा कम हो रहा है। तो ऐसे ही सेकंड पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और तीसरा पॉइंट जो है वो ऑफिशियल रिजर्व रहेगा। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर बोरिंग्स, नंबर सेकंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नंबर थर्ड ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहला पॉइंट आता है बोरिंग्स। बोरिंग दो तरह की हो सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल असिस्टेंस हो सकता है। दोनों में बेसिकली फर्क रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। जो कमर्शियल होती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से होता है, और जो आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। बस यही फर्क है इन दोनों में। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट व्हाइल द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस इज अवेलेबल एट कंसेशनल, तो जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है। ओके स्टूडेंट, जितने भी बोरिंग्स हमारे देश में आएंगे वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगे क्योंकि वो इंडिया में पैसा आ रहा है, और जितने भी हम लैंडिंग दूसरे देशों को करेंगे, लैंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे हमारे देश से पैसा जाएगा, उसको हम डेबिट आइटम में डालेंगे। ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिलेटिंग टू बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स में ध्यान रखना है कि इसमें फ्रॉम है, हम विदेशों से ले रहे हैं, और इसमें टू है। आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिलेटिंग टू द लैंडिंग टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में इसलिए क्योंकि इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, तो इंडिया में डॉलर कम हो रहा है, और यहाँ पे जो लोन है वो इंडिया में आ रहा है, तो इसका मतलब डॉलर इंडिया में आ रहा है, वो क्रेडिट साइड है क्योंकि उसमें रिसिप्ट हो रही है। रिसिप्ट जितनी भी होंगी वो क्रेडिट साइड पे डाली जाएंगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जिससे आपके देश में डॉलर बढ़ रहा होगा वो क्रेडिट में डालना है, जिससे आपका डॉलर कम हो रहा है उसको डेबिट साइड पे डालना है। डेबिट साइड इज द पेमेंट साइड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेकंड कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की आपकी हो सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फेमस नेम है एफडीआई कह सकते हैं आप इसको, एफडीआई, एंड सेकंड इज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब कोई कंपनी इंडिया में आकर कोई लैंड परचेज कर लेती है, बिल्डिंग परचेज कर लेती है और उसमें कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेती है, जैसे कि सैमसंग कंपनी है, तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर। जब कोई कंपनी बाहर से आकर इंडिया में इन्वेस्ट करती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, जैसे सैमसंग कंपनी हो गई, तो वो इंडिया के अंदर उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है, राइट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें उस कंपनी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता है, जैसे कि परचेज ऑफ शेयर्स। जैसे कोई अमेरिकन है या कोई जापानीज है, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, इंडियन कंपनी के, तो अगर वो इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदता है तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन अगर कोई इंडियन बाहर जाकर कोई फैक्ट्री लगाता है तो वो इंडिया की एफडीआई हो जाएगी। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको वहां पे लैंड परचेज करनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, आपको वहां फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आपका वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। तो आप इसमें एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, एग्जांपल है आपका परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कह सकते हैं आप। तो आपने वहां पे लैंड एंड बिल्डिंग ले ली और वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया आपने। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट रेफर टू द परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट। इसमें आपका शेयर्स खरीदने से आप उसके डायरेक्ट ओनर नहीं हो जाते हैं। टू द परचेजर, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर, तो यहाँ पे शेयर्स वगैरह की बात हो रही है कि अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, यहाँ पर आपने बिल्डिंग वगैरह खरीदी है। इट आल्सो इंक्लूड्स
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अब उस बात को और क्लियर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाय ROW इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर ROW आपके इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहा है, टाटा की कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, सच इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एज दे ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। ओके स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट, अगर इंडियन रेजिडेंट इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो सच इन्वेस्टमेंट is recorded, such investment is recorded in debit side as they lead outflow of foreign exchange। अगर मान लीजिए कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं रवि है या गीता है या सुनील है, तो वो अगर किसी बाहर की कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो इंडिया में जो डॉलर पड़ा होगा वो इंडिया से डॉलर निकलकर बाहर चला जाएगा, तो उसको हम डेबिट आइटम्स कहते हैं। डेबिट आइटम्स के बारे में पहले भी बात आपकी हुई है कि जो आपके डॉलर्स को कम कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को कम कर देते हैं, जिससे आउटफ्लो होता है। थर्ड पॉइंट है ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे सेंट्रल बैंक के पास इन इंडिया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ी रहती है उसको हम ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एसेट्स होती है। The foreign exchange reserve are financial assets of the government held in the central bank. In India, central bank mean RBI, तो ये financial assets होती है गवर्नमेंट के। A change in official reserve such as a financing items in India's BOP। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके थ्रू डॉलर आते हैं या जाते हैं, तो उसके मैक्सिमम जो रिजर्व है वो आपके पास RBI के पास पड़ा रहता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, तो आपको पता ही है कि बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट है उसमें तीन मेन कंपोनेंट है। एक तो बोरिंग्स है जो हम विदेशों से लोन लेते हैं या उनको देते हैं फॉरेन को, दूसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो इन्वेस्टमेंट था, और तीसरा पॉइंट अभी आपके सामने डिस्कस हुआ ऑफिशियल रिजर्व। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस में जाने से पहले वही आपको पता होना चाहिए कि डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम्स क्या होते हैं। क्रेडिट आइटम वही है जिनसे कि यहाँ पे आपके पास इनफ्लो होगा, और डेबिट आइटम वही है जिनसे आपको आउटफ्लो होगा, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है। क्रेडिट आइटम्स विच लीड टू इनफ्लो, तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल रिसीप्ट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि अगर हम विदेशों से लोन लेंगे तो डॉलर आ रहा है इंडिया के अंदर। एंड सेल ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन फॉरेन कंट्रीज, आपने जो विदेशी कंपनियों में, आपने जो फॉरेन कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अगर आप उसको बेच दोगे तो उससे भी इंडिया में डॉलर आएगा, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज द डेबिट आइटम विच लीड टू, ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं, दीज आर सच ट्रांजैक्शन विच लीड टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हैं रीपेमेंट ऑफ लोन्स, परचेज ऑफ एसेट्स और शेयर्स इन द फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम्स को देख लिया, तो हम उसके बेस पे समझते हैं। बैलेंस का मतलब वही हो गया कैपिटल अकाउंट में जब क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स बराबर होंगे। सरप्लस का मतलब है कि आपका कैपिटल अकाउंट ज्यादा है जब आपके क्रेडिट साइड ज्यादा होंगे डेबिट साइड से, और डेफिसिट का मतलब होता है अनफेवरेबल जब आपके क्रेडिट आइटम स्मॉलर होंगे डेबिट आइटम से। तो डेबिट आइटम्स अभी भी आपके सामने लिखी हुई है रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि जब आपकी पेमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो वो आपका डेफिसिट को बताएगा। एरर्स एंड ओमिशंस, अब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अलावा आपके पास एक और भी है एरर्स एंड ओमिशंस। In addition to current account and capital account, there is one more element in BOP known as errors and omissions. Errors and omissions जैसे अकाउंट में भी यूज होता है कि भूल चूक लेनी देनी, तो यहाँ पे क्या मतलब है एरर्स एंड ओमिशन का? इट इज द बैलेंसिंग आइटम, ये बैलेंसिंग आइटम है जो दोनों को बराबर कर देती है बीओपी को, विच रिफ्लेक्ट द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली नहीं दिखा पाते हैं,
तो वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हो जाता है एरर्स, तो उसको हम ले सकते हैं भूल चूक लेनी देनी, जिसकी आपके सामने इंग्लिश है एरर्स एंड ओमिशंस। तो वहाँ जो थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है तो उसको फेस करने के लिए हमने एक नया अकाउंट बना देते हैं, उसको बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अलावा एक बार दोबारा देख लेते हैं। एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट क्या है? इट इज द बैलेंसिंग आइटम है ये विच रिफ्लेक्ट the inability to record all internationally transactions accurately। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर वे में नहीं दिखा पाते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो उसको गलती को सुधारने के लिए हम एक अकाउंट खोल देते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। ओके स्टूडेंट्स।